कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 फिजिकल एजुकेशन की, जिसको हम लोग डिटेल वे में चीजों को कवर अप करते हुए चलने वाले हैं। बस आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आएगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद एक बार नोट से अच्छे से पढ़ लेना। आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी। इन सब के अलावा ये चैप्टर में मैंने सभी चीजों को डिटेल में कवर अप करवाया हूं, तो वीडियो की लेंथ को देखकर ये ना सोचे कि भैया इतने कम टाइम के अंदर इस चैप्टर को कवर अप करवाए। हाँ जी, कम टाइम के अंदर डिटेल कंटेंट आप लोग को मिल रहा है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि भैया ये डिटेल रहेगा कि नहीं रहेगा। बिल्कुल डिटेल रहेगा, ये मेरे आप लोग को प्रॉमिस रहने वाला है। इन सब के अलावा आप में से मैक्सिमम लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया यार जो आप पढ़ा रहे हो वो सफिशिएंट है, बट इसके अलावा भी हम लोग को कुछ और चीज को प्रेफर करना चाहिए क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन में बेस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए। देखो, वीडियो देख लो, नोट्स रिवाइज कर लो, बट हाँ, बुक भी एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाती है, बिकॉज उसमें भी आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलता रहता है। तो अगर आप लोग मुझसे रिकमेंड करते हो कि कौन सी फिजिकल एजुकेशन की बुक हम लोग को परचेज करनी चाहिए, तो आप लोग परचेज कर सकते हो ओसवाल गुरुकुल की क्लास 11 2024-2025 के स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई प्यारी सी बुक, जिसके अंदर आप लोग को सभी चीज डिटेल में कंटेंट वाइज चीजें गिवन है। बहुत बेहतरीन से बुक है, आप लोग के फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा अच्छा बना देगी। तो इस बुक की स्पेशल 5% ऑफ वाली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, Amazon से जाके आप लोग उसको ऑर्डर कर सकते हो और घर बैठे आप लोग उसको बुला सकते हो और बेस्ट प्रिपरेशन इस बुक के साथ कर सकते हो, क्योंकि ये बुक आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके फिजिकल एजुकेशन में बेस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए। रखते हैं बातों को साइड में, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। क्या कंटेंट रहने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को रहने वाला है। तो कुछ नए टॉपिक्स यहाँ पे एड ऑन करके दिए गए, तो उन सभी चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोग का टॉपिक देखने को मिलता है उसका नाम है वेलनेस, हेल्थ, फिजिकल फिटनेस। इसमें हम लोग मीनिंग और इंपॉर्टेंस को जानना है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले फिजिकल फिटनेस क्या होता है। तो यार फिजिकल फिटनेस रिफर करता है टू द मैक्सिमम फंक्शनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल फिटनेस। कहा जाता ना कि अरे यार मैं वो गंजा उठाने गया था और मेरी कमर ही लचक गई। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, फिट नहीं है आपकी बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके अंदर। ये सभी चीजों को फिजिकल फिटनेस के अंदर देखा जाता है। अब ये मत समझना कि फिजिकल फिटनेस के लिए कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके से हम लोग फिजिकल फिटनेस को देखते हैं। अब कॉमन पर्सन के हिसाब से तो माना ऐसा जाता है कि जिसकी गुड फिजिक है, दिखने में बहुत एकदम आप लोग को पोस्चरल बढ़िया दिख रहा है, उसका मस्कुलर बॉडी शेप है, तो फिजिकली फिट है। बट जो स्पेसिफिकली अगर डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर बात करें, तो अगर आपकी बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है फिजियोलॉजिकल सिस्टम का, तो वो कहलाता है कि वो सही फिजिकल फिटनेस उस इंसान के अंदर है। तो वही मैंने आप लोग को कहा यार, फिजिकल फिटनेस की ढेर सारी मीनिंग्स है, जैसे आप लोग उसको समझ सको वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक वे में मैं आप लोग को यही कह सकता हूँ यार कि किसी भी इंडिविजुअल इंसान के अंदर अगर फिजिकल फिटनेस अच्छी है, मतलब क्या कि वो अपना डे टू डे लाइफ का जो वर्क है वो विदाउट फैटिक में आए पूरे दिन भर आराम से कर सकता है। और साथ ही साथ याद रखना, जिसके अंदर फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी वो जल्दी थकेगा नहीं और अपने काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सकता है। तो ये कहलाएगा फिजिकल फिटनेस। आप मुझे बताना आप लोग के अंदर क्या है, फिजिकल फिटनेस अच्छी है कि नहीं। आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आने के बाद थक जा रहे हो, तो फिजिकल फिटनेस खेल खत्म, खाना ना खाओ और अपने काम में भिड़ जाओ, तो वो ज्यादा अच्छी फिजिकल फिटनेस कहलाएगी। तो याद रखना, जिसके पास फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है उसके पास स्पेसिफिकली रिजर्व अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, तो दिन भर में अपने आप को एनर्जेटिक रखता है, थकता नहीं है जल्दी। तो इस चीज के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो फिजिकल फिटनेस मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला है वेलनेस। तो वेलनेस में आप लोगों ने ये तो सुने ही होंगे कि हेल्थ इज वेल्थ। ये सुने होंगे ना कि सबसे बड़ी जो आप लोग की वेल्थ है वो क्या है, हेल्थ ही है। तो हेल्थ के एस्पेक्ट के बारे में आप लोग को वेलनेस बताता है। तो वेलनेस एक्चुअल में सभी टाइप के हेल्थ के जो पैरामीटर्स रहते हैं, एरिया रहते हैं, उन सबको कवर अप करता है। क्या फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, एनवायरमेंटली, फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली, न्यूट्रिशनली, मेंटली आप वेलनेस है कि नहीं आपके अंदर। तो वेलनेस क्या होती है बेसिकली? वेलनेस इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ एंड मेकिंग चॉइस टुवर्ड द हेल्दी एंड फुलफिल लाइफ। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तो वेलनेस पूरी तरीके से हेल्थ के ऊपर बात करता है। अब ये मत सोचना कि वेलनेस सिर्फ इसकी बात करता है कि अरे यार भाई आप बीमार नहीं हो मतलब आप हेल्दी हो तो ठीक है वेलनेस। नहीं, ये एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बात की जाती है कि ठीक है भाई आप बीमार नहीं हो, लेकिन आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है अपनी बॉडी का, जिसके थ्रू आप लोग की लाइफस्टाइल और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी हो सके। तो याद रखना, वेलनेस के अंदर जितने भी एरिया हेल्थ के रिगार्डिंग कवर अप हो रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोग को अभी बताया, अगर ये सभी के सभी कंपोनेंट्स किसी इंसान के अंदर आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं उसके ओवरऑल वेलबींग पे ये काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो याद रखिएगा इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कि यार फिटनेस और वेलनेस होने का क्या फायदा।
फिटनेस मतलब क्या, आप फिजिकली फिट हो, और वेलनेस क्या है, स्पेसिफिकली हेल्थ की बात कर रहा है। अब ये फिटनेस और वेलनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिक सी बात है, अगर आप इन दोनों पे फोकस करोगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज, आपकी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत जल्द से जल्द होगा। इसी के साथ साथ अगर आप हेल्थ पे ध्यान दोगे, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दोगे, तो बेसिक सी बात है, डिसीजेस से आप दूर रहोगे, और साथ ही साथ आप लोग अपने पोस्चर को और ज्यादा बेटर बना सकते हो, और जितने भी टाइप की आप लोग की एबिलिटीज है उन सबको आप इंप्रूव कर सकते हो इसके थ्रू। तो ये है इसके कुछ इंपॉर्टेंस। आप लोग हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि और क्या क्या इंपॉर्टेंस होने चाहिए। तो अगला होता है हेल्थ। तो हेल्थ क्या होता है भाई, तो हेल्थ अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर कोई इंसान के अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग आप लोग को देखने को मिलती है और किसी भी टाइप की उसको डिसीजेस नहीं देखने को मिल रही है, तो वो पर्सन हेल्दी है। तो अभी भी मैं समझाना चाह रहा हूं, चाहे आप फिजिकल फिटनेस की बात कर लो, वेलनेस की बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो, इन सबको अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, समझा सकते हो, एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। क्लियर दोस्त। अब यार हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, सीधी सिंपल बात, अगर आप हेल्दी रहोगे, आपको बीमारी नहीं रहेगी, तो आप अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिव रहोगे, काम टाइम टू टाइम करोगे, जो भी आप लोग को स्पेसिफिक गोल अचीव करना है वो कर पाओगे, डिसीजेस से बच के रहोगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, तो आप लोग तंदुरुस्त जिंदगी जियोगे। इसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि याद रखो फिजिकल हेल्थ जितनी आपकी इंपॉर्टेंट होती है उतनी ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आप लोग लॉन्ग टर्म तक के अपनी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा सकते हो किसी भी इंडिविजुअल काम के लिए। ये सभी के सभी हेल्थ के पैरामीटर होते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि और क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं हेल्थ के। अगला स्पेसिफिक टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं फिजिकल फिटनेस के क्या क्या कंपोनेंट है। तो इसमें सबसे पहला होता है स्ट्रेंथ। तो यार इंडिविजुअल पर्सन की स्ट्रेंथ डिफर कर सकती है पर्सन टू पर्सन। अब स्ट्रेंथ होती क्या है, तो कितना मसल्स फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो कहलाता है आप लोग का स्ट्रेंथ। मतलब क्या, मैं हो सकता है एक पर्सन को कहूं कि यार एक सिलेंडर उठा लो और दूसरे से कहूं उठाओ, तो वो ना उठा पाए, एक उठा ले। क्यों? क्योंकि उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी है। तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिकल फिटनेस में। जो ज्यादा फिट पर्सन रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी रहती है, तो इसके बारे में तुम्हें पता रहना चाहिए। और अगर मस्कुलर बॉडी रहेगी तो मसल्स फोर्स एक्सर्ट करती है, और फोर्स एक्सर्ट करेगी तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा वो अच्छी फिजिकल फिटनेस दिखा पाएगी आप लोग को। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। दो टाइप की आप लोग की स्ट्रेंथ होती है, पहला होता है डायनेमिक, दूसरा होता है स्टैटिक। स्टैटिक आप लोग का स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ क्या होता है, मतलब क्या कि जैसे आपने देखेंगे वेट लिफ्टर खड़े खड़े कुछ भी ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं ना, मतलब क्या, बारबेल प्रेस रहती एकदम से उठा लेंगे खड़े खड़े, मतलब क्या, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, और इसे कहा जाता है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, और ये वेट लिफ्टिंग में आप लोग को देखने को मिलता है। अब यार स्टैटिक है, मतलब रुके हुए, मतलब खड़े खड़े या फिर रुके रुके अपने बॉडी को रोक कर स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश हो रही है। डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होगी कि यार आप लोग जो भी स्ट्रेंथ लगा रहे हो ओवर द रिपीटेटिव टाइम तक लगा रहे हो, मतलब क्या, पुशअप्स, पुलअप्स, आप स्ट्रेंथ को कंटिन्यूअसली लगा रहे हो पुलअप्स करके या पुशअप्स करके, हाँ या ना, तो वो क्या है, डायनेमिक स्ट्रेंथ होता है। इसके अंदर भी आप लोग को कुछ अलग अलग देखने को मिलता है। लाइक मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब ये कि आप लोग जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर दो अपने बॉडी से तब कहलाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम से मैक्सिमम कब कर सकते हो, शॉर्ट फुट फेंकते टाइम पूरी ताकत लगा दोगे। अगला क्या होता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जब भी आप लोगों को निकल के आएगा तो याद रखना एक्सप्लोसिव पावर आप लोग के लेग्स में होती है। तो एक्सप्लोसिव पावर आप लोग को हाई जंप वगैरह में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप लोग का क्या है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस का मतलब, एंडोरेंस मतलब लंबे वक्त तक के आप किसी एक्टिविटी को कर पा रहे हो, तो स्ट्रेंथ एंडोरेंस का मतलब क्या हुआ, लंबे वक्त तक के आप लोग कोई स्ट्रेंथ एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहे हो। अब ये क्या होगी भैया, कौन सी स्ट्रेंथ एक्टिविटी, मान लो मैंने आपको कहा एक बाल्टी पानी उठाओ और चलो 1 किलोमीटर, तो आपकी स्ट्रेंथ भी लग रही है और लंबे वक्त तक के आपको उसको सस्टेन रखना है, वो क्या हो गया, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड दी एंडोरेंस एबिलिटी। तो नेक्स्ट आप लोग का जो कंपोनेंट आता है फिजिकल फिटनेस के अंदर वो है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, वो कहलाती है आपकी स्पीड। और फिजिकल फिटनेस जिसके अंदर अच्छी रहेगी उसके अंदर स्पीड भी अच्छी रहती है। तो मतलब होता क्या है, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट एट द फास्टर रेट, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। मान लो कि अगर आप में से किसी पर्सन के अंदर स्पीड अच्छी नहीं है तो वो रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू स्पीड अचीव कर सकता है अच्छी खासी। अब स्पीड कितने टाइप की होती है, तो सबसे पहला होता है रिएक्शन स्पीड। इसका मतलब ये सास बहू के सीरियल में सास ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाई तो उतने तेजी से बहू ने हाथ रोक ली, वो क्या है, रिएक्शन एबिलिटी। तो इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ गिवन स्टिमुलस एज क्विकली एज पॉसिबल। अगला होता है मूवमेंट स्पीड। इसका मतलब होता है कि आप लोग स्पेसिफिक मूवमेंट कर रहे हो कम से कम वक्त के अंदर, वो कहलाएगा आप लोग का मूवमेंट स्पीड। जैसे जंपिंग में आप देखते होंगे, थ्रोइंग में आप लोग देखते होंगे, किकिंग करने में आप लोग देखते होंगे, जहां पे एकदम से आप लोग को स्पीड अचीव करनी रहती है मिनिमम टाइम के अंदर। अगला होता है एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड के बारे में तो आप समझते होंगे ना, अगर आप रेसिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी धीरे रहती है और फिर जैसे जैसे
जैसे आप डिस्टेंस कवर अप करते जाओगे उतनी तेजी से अपनी एक्सेलरेशन को, मतलब अपनी स्पीड को आप लोग मैक्सिमम करते जाओ, तो होगा एक्सेलरेशन स्पीड। तो अगला होता है एंडोरेंस। तो एंडोरेंस के बारे में मैंने आप लोग को समझा दिया, लंबे वक्त तक के किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना, वो कहलाएगा एंडोरेंस। तो इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यूअस एक्टिविटी। याद रखिएगा एंडोरेंस आप लोग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी के अंदर एंडोरेंस सही नहीं है तो जल्दी फटीग उसको हो जाएगा, जल्दी थक जाएगा वो। तो याद रखिएगा काफी सारे ऐसे मेजर स्पोर्ट्स आपको आज के टाइम में देखने को मिलेंगे जिसमें यार आपको एंडोरेंस रखना जरूरी है। लाइक फुटबॉल, बार बार इधर से उधर दौड़ते रहना पड़ता है, आदमी थक जाता है। अगर थक गया मतलब खेल खत्म, मतलब उसका एंडोरेंस लेवल अच्छा नहीं है। अगला क्या होता है टाइप्स ऑफ एंडोरेंस। तो याद रखना अलग अलग टाइप के आप लोग को एंडोरेंस देखने को मिलने वाले। सबसे पहला होता है एनारोबिक एंडोरेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म एंडोरेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा ये होता क्या है, इट इज एन एबिलिटी टू कैरी अ फिजिकल एक्टिविटी विदाउट एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इट इज रिक्वायर्ड इन द स्पोर्ट्स वेयर एनर्जी रिक्वायर्ड इज हैवी बट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। जहां पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगेगी लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लाइक फुटबॉल हॉकी खेलते टाइम आप लोग को ये शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। अब अगला होता है एरोबिक एंडोरेंस, जिसको लॉन्ग टर्म एंडोरेंस भी कहते हैं। मान लो अगर आप लोग को मैं कह रहा हूं कि लंबे वक्त तक के आप लोग को दौड़ना है या लंबे वक्त तक के साइकिलिंग करना है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक के, तो वहां पे आप लोग को क्या चाहिए, लंबे टाइम तक के आप लोग को सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, सो दैट आप फिजिकल एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सको और वो भी बिना फैटिग में आए। तो वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। तो इसके एग्जांपल में आप मैराथन भी लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि अगर आपका रेंज ऑफ मोशन बॉडी का बेटर है वो कहलाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब क्या, जो आपको अब रेंज ऑफ मोशन का हो तो जॉइंट्स में होता है ना, तो जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन ज्यादा अच्छा होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। तो होता क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इज व्हेन द जॉइंट कैन मूव टू देयर मैक्सिमम रेंज, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। हम कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट विद द ग्रेटर रेंज, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। अभी जो स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी है ये कैसे अचीव की जा सकती है भाई, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू आप लोग इसको अचीव कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या हेल्प होता है आप लोग को भाई, आप लोग को इंजरी से बच सकते हो, पोस्चर अच्छा रह सकता है, हेल्दी जॉइंट आप लोग के रहेंगे और प्रॉपर आप लोग का यहाँ पे बैलेंस इंप्रूव होगा। अब अगर मैं बात करूं कितने टाइप की आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो 2 टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें कि आप अकेले खुद के थ्रू हाथों को इधर उधर खींच लिए और फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर लिए। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि वो निब्बा निब्बी देखे होंगे जिम में, जो एक दूसरे की स्ट्रेचिंग करते रहते हैं, मतलब क्या, ऐसे टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी जो अचीव की जा रही है विद द एक्सटर्नल हेल्प के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी था ये 2 हिस्से में डिवाइड होता है, एक होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा होता है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि आप लोग खड़े खड़े ही फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब खड़े खड़े टो टच कर दिए या चक्रासन कर लिए, तो आप लोग का स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। अगला होता है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी में तुम लोग क्या करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव कर रहे हो बट विद द हेल्प ऑफ मोशन, है ना, मतलब जिम्नास्टिक कर लिए, डाइविंग कर लिए, इसके थ्रू अगर आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर रहे हो तो वो कहलाएगा डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब समझना ध्यान से, इसका मतलब ये होता है कि जो भी बॉडी का मूवमेंट तुम लोग कर रहे हो, अगर तुम उसे परफेक्शन और इफेक्टिव वे में कर रहे हो तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। दैट मींस इट इज द एबिलिटी ऑफ एन बॉडी टू परफॉर्म द मूवमेंट विद द परफेक्शन एंड एफिशिएंसी, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। मान लो आप लोग कोई फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप लोग उसको स्मूथली और एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहे हो उस एबिलिटी को, तो वो कहलाएगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो चलिए बात करते हैं अगला, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। तो वेलनेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि रिस्पेक्टिवली हेल्थ रिलेटेड बातें करता है। अब जानते हैं इसके कंपोनेंट क्या है। सबसे पहला होता है फिजिकल वेलनेस। क्या चीज है, तो फिजिकल वेलनेस का मतलब क्या है कि आप लोग यार अगर अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बेटर बना लेते हो प्रॉपर न्यूट्रिशन के थ्रू, रेगुलर एक्सरसाइजेस के थ्रू, तो आप लोग का बेस्ट शेप और साइज आ जाएगा, आप लोग की ग्लोइंग स्किन दिखने लग जाएगी और साथ ही साथ आप लोग का जवान वाला अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो ये कहलाता है फिजिकल वेलनेस। क्लियर दोस्त, आप लोग कई लोग के चेहरे को देखकर कह सकते हो ना, अरे यार इसकी तो इतनी कम उम्र है और ये इतना बुड्ढे टाइप दिखने लग गया, मतलब क्या, पक्का उसकी वेलनेस में अफेक्ट हुआ है, स्पेशली फिजिकल वेलनेस में देखकर समझ में आ रहा है। क्लियर दोस्तों, कई लोग रहते हैं ना कि यार वो संतूर वाली मम्मी है ना, मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली एज के हिसाब से भैया उनकी एज कम दिख रही है ना, तो ये फिजिकल वेलनेस से आप लोग को देखने को मिलता है। तो इमोशनल वेलनेस क्या समझाता है आप लोग को कि यार आप लोग को स्ट्रेस से कंट्रोल करके रखना है अपने आप को, आप लोग को किसी भी टाइप की एंजाइटी आ रही है या फिर किसी भी टाइप का गुस्सा आ रहा है, उन सब से आप लोग को यार ज्यादा से ज्यादा, मतलब समझ रहे हो ना, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एंगर करोगे, स्ट्रेस लोगे, तो इसमें से हेल्थ में अफेक्ट होगा ना, स्पेशली किसमें, स्पेशली आप लोग के इमोशंस में अफेक्ट होगा। तो इसलिए बेटर है कि आप ज्यादा से ज्यादा रोज एंजॉयफुल शोज देखने की कोशिश करो, लाफ्टर वाले आप लोग हा 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 हंसी वाला वो ग्राउंड में चलता रहता ना, ये सब करो जिससे कि इमोशनल वेलनेस अचीव हो सके। अब नेक्स्ट होता है सोशल वेलनेस। कई लोगों को देखे होंगे ऐसे जो अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। कई ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं रहता, वो बीमार होने लग जाते भाई। सोशली भी आप लोग के लिए स्पेसिफिक चीजें इंपैक्ट करती है,
बात करने वाला, हम इंसान बात करने के लिए पैदा ही हुए एक किस्म से। हम चुगली नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। और यार सोशल वेलनेस यही कहता है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सोशल होना है, बातचीत करना है, गप्पे शप्पे लड़ाना है, जिससे कि आप लोग अपने आप को मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग बना सको, आप रिफ्रेश हो सको। इन सब चीज़ों की बात आप लोग को ये करता है। तो इट इज़ रिफर टू द एबिलिटी टू वर्क विद द डिफरेंट पीपल, to communicate well and interact with the community. Here the social values like tolerance, sympathy, helpfulness bring the social wellness. समझ में आया कि नहीं भाई? तो नेक्स्ट होता है स्पिरिचुअल वेलनेस। आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐसा टाइम आता है कि जिंदगी में सब कुछ बुरा बुरा चलता है, तो हम लोग स्पिरिचुअल वेलनेस की तरफ ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या, भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, है ना, या किसी भी एक स्पेसिफिक गॉड को हम लोग फॉलो अप करने लग जाते हैं, जहां पे हम लोग कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी अच्छा लगता है, हमारा दिल भी शांत रहता है, हम लोग मेंटली स्पिरिचुअली हर चीज में बेनिफिट दे देता है। हाँ या ना? आप लोग मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते होंगे, तो वहां बड़ा अच्छा लगता होगा जब वहां से वापस आप लोग आते होंगे। तो स्पिरिचुअल वेलनेस बहुत ज्यादा हेल्प करता है, याद रखिएगा इस चीज के बारे में। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अगली बात करते हैं जिसका नाम है कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ के क्या क्या कॉम्पोनेंट होता है? सीधी सिंपल बात, सबसे पहला होता है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। इसका मतलब क्या कि आप लोग कुछ इस तरीके से अपने एंडोरेंस को अचीव करो कि आप लोग का हार्ट और हेल्थ ज्यादा अच्छे से वर्क कर सके, इफेक्टिवली वर्क कर सके। बेसिक सी बात है, अगर आपको एंडोरेंस को अच्छा करना है, एंडोरेंस तभी अचीव हो सकता है जब आपका हार्ट और लंग्स सही तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके आपकी बॉडी के लिए, और ब्लड का सर्कुलेशन ओवरऑल बॉडी में अच्छे से हो सके। तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बाद होता है अगला मसल स्ट्रेंथ। इसके बारे में भी हम लोगों ने इससे पहले देख चुके हैं कि अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर मसल साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू फैट के, तो बॉडी ज्यादा हेल्दी रहेगी, मसल्स अच्छी स्ट्रांग रहेगी, तो डेफिनेटली यार उसके फिजिकल स्ट्रेंथ के भी काम आएगी। और साथ ही साथ आपका बीएमआई स्कोर सही होना चाहिए, मतलब बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू सही आना चाहिए। आप ओवरवेट कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, आप अंडरवेट में नहीं होना चाहिए, आप हेल्दी कैटेगरी में रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगला होता है आप लोग का मसल्स की एंड्योरेंस भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यार कुछ थोड़ा सा काम करे तो आप लोग थक गए। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को बताता है जॉइंट्स की कितनी ज्यादा हेल्थ अच्छी है, क्योंकि जॉइंट्स में अगर रेंज ऑफ मोशन अच्छा रहेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो पाएगी। तो चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जिसका नाम है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। आप लोग मुझे बताओ, आपने बचपन में ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स खेले जो आपको सबसे ज्यादा फेवरेट है आप लोग के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो याद रखना, जितने भी स्पोर्ट्स एंड गेम का ओरिजिन आप लोग को देखने को मिलेगा, तो वो सोसाइटी से ही आप लोग को, ये सोसाइटी से ही इन्फ्लुएंस होते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो पहले के टाइम पे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग आदि मानव थे, है ना, हम लोग स्टोन एज के टाइम पे रहा करते थे। उस टाइम पे आर्चरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाया करती थी हंटिंग के लिए, और आगे जाके वही हमारे सोसाइटी का पार्ट बना, एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स बन गया। आज के टाइम पे भी हम आर्चरी जैसा स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसी के साथ साथ कई सारे लोग एक साथ जब गैदर होते हैं, फैमिली फंक्शन से लेकर कुछ भी, तो यार वहां पे एक इंटरेस्टिंग सा इंडोर गेम हम लोग क्या खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, जहां पे एक दूसरे को सॉन्ग वॉन्ग सुनाए जाते हैं, जिसके थ्रू सोशल इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा हो पाता है। इसी के साथ साथ कई बार ना हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ऐसे डांस के फॉर्म करते हैं जो हमारे एक्चुअल इमोशन कल्चर को एक्सप्लेन कर पाता है। इसके अलावा हमारे कंट्री में भी आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसका रूट हमारे देश से ही निकला है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार महाभारत टाइम से ही चौपर नाम का एक गेम खेला जाता था, जो कि आगे जाके यार लूडो का एक किस्म से मतलब पूर्वज है चौपर, क्लियर दोस्त। और आर्चरी वगैरह भी काफी ज्यादा फेमस थी महाभारत पीरियड में। आज के टाइम तक के हम लोग उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए ना, बोट रेस बहुत ज्यादा फेमस है, जो आपने केरला में देखे होंगे, जिसका नाम है वल्लम काली। बहुत लंबी सी बोट रहती है, देखे होंगे ना आप लोगों ने वाला इवेंट। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, होप सो आप लोगों ने देखे जरूर होंगे। तो ऐसे ढेर सारे स्पोर्ट्स इवेंट हमको देखने को मिलते हैं। इसके थ्रू लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सोशली इंटरेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को फिजिकली फिट रखा पाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए तो हमारे मम्मी पापा हमको शाम को खेलने के लिए बाहर भेजते थे। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा ने उनको भेजे। क्यों? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ये कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगा। खेलना कूदना जरूरी होता है यार। तो अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला होता है बोर्ड गेम, जिसमें आप लोग लूडो हो गया, या फिर आप लोग शतरंज हो गया, चेस वगैरह आप लोग देखते हो, जो इंडिया से ही आप लोग को देखने को मिले हैं। अगले होते हैं ऐसे गेम जो कि एनिमल्स के साथ हम लोग खेलते करते हैं, एनिमल्स के हेल्प के साथ हम लोग खेलते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, पोलो हो गया। ये सभी आप लोग को हमारे एंशिएंट स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, और ये एंशिएंट स्पोर्ट्स आज तक के कंटिन्यू। इसके बाद अगर मैं बात करूं, टीम गेम आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, लाइक खो खो, कबड्डी। ये स्पेसिफिकली इनका रूट जो है इंडिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ प्ले गेम्स आप लोग को देखने को मिलने वाले, लाइक गिल्ली डंडा हो गया। ये सभी आप लोग को इंडिया के ओरिजिन स्पोर्ट्स इवेंट देखने को मिलेंगे। इसी के अलावा आप लोग को अत्या पत्या नाम का एक तमिल लिटरेचर में गेम है, वो मेंशन है, वो आज के टाइम में भी खेला जाता है। इसके अलावा कुछ आप लोग को इंडियन जिम्नास्टिक्स देखने को मिलेंगे, जो आज के टाइम तक के आप लोग को कंटिन्यू है, जैसे कि मलखम हो गया। इंडियन ओरिजिन का आप लोग को
को दिखने वाला है। मलखम एक किस्म से इंडियन फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक होता है। इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने बचपन में ऐसे कौन से स्पोर्ट्स खेले हो जो आज तक आप लोग को याद है और वो एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स रहे हो। तो नेक्स्ट होता है आप लोग का लीडरशिप थ्रू दी फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। मतलब क्या, कैसे आप लीडरशिप क्रिएट कर पाओगे फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स क्रिएट करा के। स्कूल में देखते होंगे ना, लीडरशिप क्रिएट कराने की कोशिश की जाती है, जैसे स्कूल कैप्टन बना दिया गया, या फिर स्कूल के अंदर आप लोग देखते होंगे हाउस कैप्टन बता दिए जाते थे, अलग अलग आप लोगों को डिपार्टमेंट दे दिए जाते थे। स्पोर्ट्स इवेंट जब ऑर्गेनाइज होता था आपके स्कूल में तो अलग अलग आप लोग को एक्टिविटी दे दी जाती थी जो आप लोग को निभानी रहती थी। तो चलिए स्टार्ट करते लीडरशिप से। तो लीडरशिप होती क्या है? बेसिक सी बात कि एक ऐसा पर्सन जो अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज रखता है जो लीडर वाली होती हो। अब ये लीडर क्या होता है भैया, तो आइए जानते हैं। तो लीडर इज वन हु इज द पावर इन अथॉरिटी, जिसकी बात लोग सुनते हो, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हो। अगर कुछ गलतियां उस इवेंट में हो रही है या चीजों में हो रही है तो वो लीडर उसको सही करता है। तो लीडर एक बहुत पावरफुल पर्सन होता है जिसके पास सारी अथॉरिटीज आप लोग को देखने को मिलती है। और उसकी लीडरशिप में आप लोग देखते हो कि जो भी स्पेसिफिक इवेंट हो रहा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ भी चीज है वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो पाती है। तो बेसिकली आइए जानते हैं, लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज द सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर और स्टाइल दैट वन एग्जिबिट ऑन द डे टू डे लाइफ थ्रू वंस थॉट वर्ड एंड एक्शन। तो होप सो तुम लोग को क्लियर है। अगर तुम चाहो तो ये वाली डेफिनेशंस को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को लीडर समझ में आ गया, लीडरशिप समझ में आ गया। अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे लीडर के अंदर। तो आप लोग को लगभग 10 क्वालिटीज के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला होता है फिजिकल फीचर अच्छे होने चाहिए एक लीडर के अंदर। दूसरी चीज इंटीग्रिटी की भावना उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि लीडर जब तक के लोगों को इंटीग्रेट करना नहीं सीख पाएगा तो वो लीडर बन ही नहीं सकता है। उसके अंदर नॉलेज ज्यादा से ज्यादा भरपूर मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि लीडर के पास अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आई तो उससे वो बाहर निकलना जान पाए। एक अच्छे लीडर के पास विजन अच्छा होना चाहिए। आप लोगों ने अगर शार्क टैंक देखे होंगे तो उसमें पीयूष हमेशा विजन पूछते हैं स्पेसिफिक फाउंडर का, उस कंपनी का लीडर है, और लीडर का विजन क्लियर रहेगा तो एक अच्छा लीडर अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बना पाएगा। अगला, मान लो कि आपकी टीम के अंदर अगर लोग डिमोटिवेट होने लग गए तो मोटिवेट करना आना चाहिए। सोशल स्किल जरूरी है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, तभी तो लोग उसकी सुनेंगे लीडर की। डिसीजन लेने लायक उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उसको लीडर बनाया गया है, सभी उसी के सुनने वाले, सारी अथॉरिटी उसी के हाथ में। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई जाके तू बात कर ले, अब तो तू लीडर क्यों बना है, इनिशिएटिव लेने आने चाहिए उसको। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छे लीडर बनाने के लिए। इसके बाद कैसे यार लीडर्स फिजिकल एजुकेशन के थ्रू बनते हुए दिखते हैं आप लोग। तो याद रखो यार, आप लोग को ना बचपन से एक लीडरशिप वाली क्वालिटी डेवलप कराने की कोशिश हर स्कूल में की जाती है। कुछ ऐसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स रहते हैं जो हर काम को करने के लिए हमेशा रहा करते थे रेडी। अगर मॉनिटर बनाना है या फिर डस्टर मॉनिटर बनाना है तो एक ना एक इंसान आता था आगे। वो आगे जाके ना यही चीजों के थ्रू क्वालिटीज उसकी डेवलप होती थी। क्यों? क्योंकि जब तक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी किसी भी स्पेसिफिक इवेंट की उसको कंडक्ट कराने के लिए, या फिर किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को नहीं दी जाएगी, तब तक कि उसके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी हम देख नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे लोग रहते थे जो स्कूल में अच्छे मॉनिटर नहीं रहते थे क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहती नहीं थी, है ना। तो याद रखना, हमारे स्कूल में भी ढेर सारे ऐसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स को लीडर बनाया जाता है, कैप्टन बनाया जाता है, उनको इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम को कंडक्ट कर सके। स्कूल में जब वो लोग कैप्टन वैप्टन रहते करते हैं तो धीरे धीरे करके ना वो पर्सन की लीडरशिप क्वालिटी ग्रूम होने लग जाती है। इसी के साथ साथ अथॉरिटी देना जरूरी है। अगर आप किसी स्टूडेंट को अथॉरिटी दोगे कैप्टन या फिर लीडर बना के, इसी के साथ साथ ना कई बार है ना, अगर आप लीडर क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे ना गाइडेंस देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हिस्ट्री से समझाना चाहता हूं, एक काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी एंशिएंट टाइम में जिसका नाम था नंद डायनेस्टी। उसके आखिरी रूलर थे जिनका नाम था धनानंद। तो धनानंद एक्चुअल में अलेक्जेंडर के कंटेम्पररी थे। जब उन्होंने पोरस को हराया था उसके बाद उन्होंने सोचे कि यार चलो आगे इंडिया में इन्वेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुने थे कि इंडिया में आगे में ना एक ऐसी डायनेस्टी है जो बहुत पावरफुल है, जो कहलाती है नंद डायनेस्टी। अब सोचो, इतनी पावरफुल डायनेस्टी जो कि नंद डायनेस्टी थी, जिससे अलेक्जेंडर की आर्मी भी डर रही थी, तो कैसे चाणक्य ने अपनी गाइडेंस के थ्रू, चाणक्य मतलब कौटिल्य ने कैसे अपनी गाइडेंस के थ्रू धनानंद को हराकर मगध का एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में दिलवाए थे। तो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य तो लीडर थे, लेकिन लीडर को गाइडेंस देने का काम कौन ने करा था? चाणक्य ने करे थे। तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लीडर को लीडर बनाने के लिए उनके टीचर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे फिजिकल एजुकेशन के थ्रू भी आप लोग को लीडर क्वालिटीज देखने को मिलती है। कई सारी ड्यूटीज वगैरह दी जाती है। कई बार होता है ना कि यार स्पोर्ट्स में तुम लोग ग्राउंड आउट देखोगे, तुम लोग इक्विपमेंट वाला देखोगे, तुम लोग फंड कलेक्ट करोगे, एक फंड वाले घूमते रहते हैं आपके स्कूल में। तो ये सब चीजें देना जरूरी है, तभी तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो पाएगी। और कुछ टेक्निकल टिप्स के बारे में भी यार लीडर को हेल्प करनी चाहिए, सो दैट वो अपने आप को और ज्यादा बेटर बना सके, अपनी लीडरशिप की एबिलिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो ऐसे करके यार लीडर्स क्रिएट होते हैं फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। तो होप सो तुम लोग को यहाँ तक के सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई नो ये चैप्टर हो सकता है तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अब क्या करें यार, सीबीएसई ने इस
चैप्टर को बड़ा कर दिया। चलिए भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एड क्या होता है। तो फर्स्ट एड क्या है, बेसिक सी बात, एक ऐसे टाइप का प्रोसेस जहां पे आप प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। मान लो खेल कूद टाइम पे चोट लग गई, किसी को बहुत खून निकलने लग गया, तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मतलब इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का काम फर्स्ट एड करता है। कई बार क्या होता है ना कि ये फर्स्ट एड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। कई बार क्या होता है ना कि इंजरी अगर मान लो बहुत ज्यादा हो गई, ब्लड बहने लग गया, लेकिन अगर फर्स्ट एड कर दिया गया तो उसका ब्लड लॉस होने से बच गया। आगे आने वाले टाइम पे हो सकता था कि अगर एम्बुलेंस के इंतजार करते या डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजार करते तो हो सकता था उसकी जान भी जा सकती थी। तो फर्स्ट एड जो रहता है ना, कई बार इन चीजों में भी हेल्पफुल रहता है। तो फर्स्ट एड क्या है, इट इज द इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू द विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट, इंजरी और सडन इलनेस। तो इस चीज के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को एड करता है। अब अगली बात करी जाए कि यार क्या एम और ऑब्जेक्टिव होते हैं यार फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के। सीधी सिंपल बात है यार, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी पर्सन का ब्लड बहुत निकल रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई तो उसको जल्द से जल्दी ट्रीट किया जा सके। कई बार लोग मरने से बच जाते हैं यार अगर उनको सही टाइम पे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दिया जाता है। कई बार हम लोग ना मिनिमाइज कर सकते हैं इंजरी को, इन्फेक्शन को या कॉम्प्लिकेशंस को जो आगे जाके हो सकते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो क्लियर दोस्तों, तो फर्स्ट एड मेरे ख्याल से हमारे इंडियन सोसाइटी में जब नई नई गाड़ी लो ना, उसी की गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड का डब्बा रखा रहता है और जिस दिन वो गाड़ी के डब्बे से पूरा फर्स्ट एड किट खराब हो जाती है, हमारे घर में नहीं रहते। अगर आप डॉक्टर फैमिली से हो तो बात अलग है, बहुत रेयर फैमिली में हमारे इंडियन सोसाइटी में फर्स्ट एड का डब्बा आपको घर के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई फर्स्ट एड का एक डब्बा क्रिएट करना जरूरी है, बॉक्स क्रिएट करना जरूरी है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन वगैरह हो, ट्यूब्स वगैरह हो, क्रैप बैंडेज वगैरह हो, बैंडेड वगैरह हो, कॉटन वगैरह आप लोग को देखने को मिले, एंटीसेप्टिक देखने को मिले, ये सबका एक बॉक्स बनाकर रखना जरूरी है। इसी के साथ साथ अगला होता है प्राइस। तो प्राइस क्या चीज है भाई, पैसा नहीं भाई, ये एक एक्रोनिम है, इसके अंदर स्पेसिफिकली फुल फॉर्म है, अभी देखेंगे। याद रखना है जो प्राइस है पहले राइस के नाम से जाना जाता था। तो ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल जो होता था स्पोर्ट्स की इंजरी को डील करने के लिए उसे कहा जाता था राइस। अब आज के टाइम में उसको मॉडिफाई करके प्राइस कर दिया गया। ये प्राइस क्या है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस जो स्पेसिफिकली रिफर करता है प्रोडक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन से। तो याद रखना पहले राइस के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको प्राइस के नाम से जाना गया। तो याद रखिएगा बेसिकली एक ऐसे टाइप का प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू स्पोर्ट्स इंजरीज से आप लोग किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को राहत देने का काम एटलीस्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक क्लियर है। अभी जो प्राइस का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, कब दिया जाता है कि जब कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वगैरह आप लोग को देखने को मिल जाए। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मतलब मसल्स में अगर चोट लग जाए तो आप लोग प्राइस के थ्रू इसको ठीक कर सकते हो। तो प्राइस एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाता है। मान लो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, ऐसा नहीं कि उसको और डैमेज कर दी, पैर टूट गया और 2 लात मार दी उसने, क्लियर भाई, पहले उसको बचाना जरूरी है। अगला क्या होता है, रेस्ट। भाई ठीक है आप गिर गए हो, अब लेट जाइए चुपचाप से, ज्यादा तूफान मत बनिए। इसके बाद होता है आइसिंग। तो आइसिंग से क्या होता है ना, कई बार जो भी पेनफुल एरिया रहता है वहां पे हील करने का काम आइस करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोग को आइस का यूज करना है जो कि स्वेलिंग वगैरह से बचा सकता है। जब ये सब चीजें हो जाए तो उसके बाद कंप्रेशन करना जरूरी है। मान लो कि जहां पे इंजरी आई है वहां पे आप लोग किसी भी टाइप का क्रैप बैंडेज बांध सकते हो या फिर आप लोग इस तरीके से बैंड बना सकते हो सो दैट स्वेलिंग जो है वो और ज्यादा एक्सटेंड ना हो। इसके बाद क्या होता है, कई बार देखते हो ना आप लोग को पैर में चोट लग गई तो आपकी मम्मी क्या करती है, 2 पिलो यूज करके या लोड यूज करके आपको पैर को ऊपर कर दिया जाएगा सो दैट एलिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता था। अगला होता है एलिवेट करना, जो एक किस्म से सपोर्ट देता है जिसके थ्रू जल्दी से जल्दी आपकी इंजरी हील हो पाती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना मेजर टाइम पे जैसे कुशन सरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, पैर वैर टूट गया उस टाइम पे आपको रखने के लिए, जैसे एलिवेट किया गया यहाँ पे इसके पैर। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और एक एक चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग को नोट्स रिवाइज कर लेना। नोट्स डाउनलोड करने में अगर दिक्कत आती है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कैसे नोट्स डाउनलोड करना है। और नोट्स में भी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, तो इस कोड को यूज करके आप लोग स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हो। नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या फिर मेरे प्लेटफॉर्म की जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर पाओगे और घर बैठे सीमलेस प्रिपरेशन आप लोग की हो जाएगी। नोट्स को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।